अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम शाहरिया दस्तूर के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते की एक और नशिस्त आज आपने मुलाहिज़ा की। वज़ीर आज़म साहब आवाम के सवालात सुनते हैं, उनके सवालात के जवाबात देते हैं और उनके जो मसाइल हैं उसको हल करने के लिए फ़ौरी तौर पर अहकामात भी जारी कर दिए जाते हैं। आज की इस नशिस्त में जो अहम गुफ्तगू हुई, जो अहम चीज़ें आज ज़ेर बहस रहीं, जिन पर वज़ीर आज़म साहब ने खुल कर और बहुत तफसील के साथ आवाम को बताया और इन मसाइल के को किस तरह से उनकी गवर्नमेंट टेकअप कर रही है, उस पर भी उन्होंने बात की। मसाइल जो अहम थे, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा उनके हवाले से हम बात कर लेते हैं। इकोनॉमी के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा इशू है उसके हवाले से उन्होंने बताया कि बहुत मुश्किल वक्त में उन्हें हुकूमत मिली थी और पहले से वो कह रहे थे कि आवाम को थोड़ा सा मुश्किल वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन अब इंशाल्लाह बहुत अच्छा वक्त आ रहा है। और उन्होंने कहा कि लोग सोच भी नहीं सकते थे कि हमारा ग्रोथ रेट जो है 4% से ज़ायद हो जाएगा, बल्कि 4.5% उन्होंने बात की कि इतना इस वक्त हमारा ग्रोथ रेट है। इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर के हवाले से उन्होंने ख़ास तौर पर बात की कि उसको इंडस्ट्री बना दिया गया। हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है उसके हवाले से बात की गई और ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर के हवाले से भी उन्होंने बात की कि इस वक्त जो इकदाम किए जा रहे हैं उससे ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी जो है वो एक दुरुस्त समत की तरफ जा रही है। महंगाई और बेरोज़गारी उन्होंने खुद कहा कि एक बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए भी हम इकदाम कर रहे हैं और ऐसी पॉलिसीज़ बना रहे हैं ताकि उन पॉलिसीज़ के ज़रिए एक आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके। ये सारी चीज़ें आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों ने भी मुलाहिज़ा की। हेल्थ सिस्टम के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने बात की, जो हेल्थ कार्ड्स के हवाले से गुफ्तगू होती है और KPK में तो ख़ास तौर पर ये सिस्टम राइज है। अभी पंजाब में जो है वो चल रहा है ये सारा सिलसिला, लेकिन जब तक ये मुकम्मल हो जाएगा तब सही अंदाज में आवाम को पता चल जाएगा कि ये सिस्टम क्या है। और एक और बहुत अहम चीज़ जो है वो रेवन्यू के हवाले से बात की। FBR के हवाले से उन्होंने कहा कि जो टैक्स महसूलात हैं उसके हवाले से उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ये तारीख में सबसे बड़ी यानी हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले इतनी टैक्स महसूलात नहीं रही। 4 अरब 143 अरब रुपए की उन्होंने बताया कि हमारी जो है इस वक्त टैक्स कलेक्शन है जो इस वक्त हमें नज़र आ रही है। और कुछ लोग ख़ास तौर पर अपोजिशन के हवाले से उन्होंने बात की कि हमारे नाकदीन जो है वो इसको अभी तक समझना नहीं चाहते हैं, ये इसको मानना नहीं चाहते हैं और वो इसको मान नहीं रहे। उनको ये लगता है कि शायद ये भी जैसे माजी में होता रहा कोई आर्टिफिशियल सी चीज़ होगी, शायद खुद इन्होंने इसमें कुछ रद्द-बदल किया होगा, कुछ हेर फेर होगा। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने भी बड़े तफसील से इस हवाले से इस पर रोशनी डाली और उसको बताया कि असल इस वक्त हकीकत क्या है। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात की गई है। मैं ये चाहती हूँ कि उन सब चीज़ों पर हम बात करें डिटेल में और इस वक्त गवर्नमेंट की प्लानिंग क्या है, आगे वो किस तरह से चलना चाह रहे हैं, इस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। इस सारी डिस्कशन में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अहमद जवाद साहब, जो मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमें वाया स्काइप डॉक्टर आबिद कयूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत बेहतर अंदाज में मेरा ख्याल है कि सुलहरी साहब हमें बता पाएंगे कि इस वक्त जो है सिचुएशन क्या है जब हम इकोनॉमी के हवाले से बात करें। सर आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ साथ नाज़रीन मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब जो हैं साबिक चेयरमैन FBR, वो भी हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं और टैक्स के हवाले से जो बात की जा रही है, इसको किस तरह से टैक्स कलेक्शन को बेहतर बनाया गया और आगे फ्यूचर में किस तरह से मजीद इस तसलसल को बरकरार रखा जा सकता है, ये अब्दुल्ला यूसुफ साहब हमें बताएंगे। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और अभी मैं चाहती हूँ अहमद जवाद साहब से आगाज़ कर लेते हैं। सर मैं जो गिनवा रही थी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे बात करना एक प्रोग्राम में मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर आज़म साहब ने इकोनॉमी के हवाले से जो बात की कि जो हमारे मौशी इशारे बेहतर हो रहे हैं और बहुत मुश्किल वक्त उन्होंने कहा कि हमने देखा है किसी भी हुकूमत को इतना मुश्किल वक्त शायद देखने में नहीं मिला होगा जिस तरह से उन लोगों ने ये सारी चीज़ों को फेस किया। फिर एक तरफ से अपोजिशन का ये कहना था कि शायद ये हुकूमत चल ही नहीं पाएगी, अवाम ने मुश्किल वक्त देखा। तो इस सब चीज़ों से अब इंशाल्लाह हम बाहर निकल रहे हैं। जी नहीं, देखें PTI की गवर्नमेंट जब आई तो मैं समझता हूँ कि पिछले अब तकरीबन 3 साल अगस्त में हमें हो जाएंगे। तो इस तमाम पीरियड के दौरान हमें 4 बड़े चैलेंजेस का सामना रहा। उसमें सबसे पहला इकोनॉमिक चैलेंज था, दूसरा हमें इंडिया की तरफ से था कि जिसमें एक लिमिटेड बिल्कुल। वॉर भी आपने देखी पुलवामा के बाद, और कश्मीर के हवाले से जो इंडिया के इकदाम थे। फिर तीसरा जो है वो कोरोना के हवाले से था, पूरी दुनिया ने उस वो तो की बहुत लपेट बड़ा में आ गया। चैलेंज लेकिन रहा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे लिए ये जाहिर है कि ज़्यादा बड़ा चैलेंज इसलिए था कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। और चौथा चैलेंज हमें अपोजिशन की तरफ से आया कि जिन्होंने पहले दिन से इस हुकूमत को एक्सेप्ट नहीं किया और एक टर्म सेलेक्टेड की और दूसरा बयानिया कि ये हुकूमत नालायक है,
ये उन्होंने 2 बयानिए लेके एक तहरीक का भी आगाज़ किया जिसे पीडीएम का नाम दिया। 8-10 महीने इस बयानिए की बुनियाद के ऊपर अपोजिशन की तमाम पार्टियों ने मिल के भी अवाम को बाहर सड़कों पे नहीं निकाल सके, और उसका नतीजा क्या निकला कि पीडीएम 8-10 महीने के बाद खुद ही तितर बितर हो गई, टूट फूट का शिकार हो गई। आज पीडीएम सिर्फ एक बस आप समझ लें कि एक टेलीविज़न के ऊपर कोई स्टेटमेंट्स वगैरह के लिए, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो चुकी हुई है। सही। एक वापस आते हैं इकॉनमी के ऊपर। देखें, इकॉनमी का तो बड़ा सिंपल सा कंपैरिजन है। जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया था तो $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व्स थे, जो कि अब $23 बिलियन पे पहुंच चुके हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा था, तकरीबन $20 बिलियन था, जो अब सरप्लस में है। पाकिस्तान के फॉरेन रेमिटेंस इस वक्त पिछले 8-10 महीने में, ये 30 जून तक इंशाल्लाह $30 बिलियन क्रॉस कर जाएंगे, और ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन रेमिटेंस का रिकॉर्ड है। और आप ये जहन में रखें कि आईएमएफ से एक 5 या 6 बिलियन डॉलर लेने के लिए हमें किस तरह से उनकी टर्म्स को मानना पड़ता है। और यहाँ पे जब इमरान खान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनसे अपील की, और फिर उनकी फैसिलिटेशन के लिए रोशन पाकिस्तान जैसे अकाउंट खोले, एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया जिससे कि उनको आसानी से पैसे भेजने की आसानी हो, तो उसका नतीजा क्या निकला कि आप $30 बिलियन जो है आप अपने ओवरसीज से ले रहे हैं। फिर आप अपने स्टॉक एक्सचेंज पे देखें तो पिछले चंद दिनों में 1.5 अरब और 2 अरब से ज़्यादा की जो ट्रेडिंग हुई है वो भी पाकिस्तान की तारीख का एक रिकॉर्ड है। फिर अगर आप रुपए और डॉलर की पैरिटी को देखें तो कहा यह गया था कि ये 200 से क्रॉस कर जाएगा, लेकिन 170 से वो नीचे आते हुए अब तकरीबन 150-151 इस पे पहुंच चुका है। यानी कि रुपया मुस्तहकम हुआ है पिछले 8-10 महीने में। अगर आप टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स देखें तो हम जो एक ज़माने में 2004-5 में जो हमारा टेक्सटाइल का लेवल था, हम दोबारा हमने वो अचीव कर लिया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कभी भी सीमेंट की इतनी प्रोडक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी हिस्ट्री में जितनी के पिछले 1 साल में करनी पड़ी है। वो इस वजह से कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को के हवाले से जो पॉलिसी लेके आए और फिर 3 बड़े डैम्स का आगाज़ किया, वो पानी की किल्लत के हवाले से, पाकिस्तान में एग्रीकल्चर के हवाले से, पानी की स्टोरेज के हवाले से, हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली पैदा करने के हवाले से एक बहुत बड़ा कदम है। फिर बड़े बड़े कहा कि अगले 10 साल में 10 डैम्स इंशाल्लाह बन जाएंगे। ये काम 50 साल पहले से हो जाना चाहिए था, यानी इस पे काम आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई है। मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब को भी शामिल कर लेते हैं। सुलहरी साहब, सर, इस वक्त जो सिचुएशन है इकोनॉमी की, उस पर बड़ा मुश्किल है। अपोजिशन क्या कुछ लोग और भी ऐसे हैं कि जो इसको समझने से कासिर है, उनको समझ में नहीं आ रहा कि वाकई हालात इतने बेहतर हो गए हैं, ये हो कैसे गया है। आप ये समझते हैं कि वाकई हम बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इस वक्त जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, वो इंशाल्लाह आगे आवाम के लिए, एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है उसको बेहतर बनाने में कामयाब हो पाएंगी? जी शुक्रिया। देखिए, अगर हम साल 2021 का मुआवजा साल 2020 से करते हैं जी, तो अभी तक हर तरह से ये साल जो है, खुदा का शुक्र है कि साल 2020 से बहुत बेहतर जा रहा है। आप सिर्फ यही देखिए कि पिछले साल मई और जून में हम एक लॉकडाउन में बैठे हुए थे जी। इस दफा माशाल्लाह उस तरह का लॉकडाउन नहीं है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो चल रही हैं, और ये सितंबर के बाद से कोविड जो है ये थोड़ा सा ईज ऑफ होना हमारे लिए शुरू हुआ। रमजान से कुछ पहले केसेस बढ़ना शुरू हुए थे, जो कि हुकूमत ने एक बेहतर हिकमत अमली के तहत दोबारा से लाहौर जैसे शहर में, यहाँ पे के जो पॉजिटिविटी रेशो है वो तकरीबन 20% को टच करना शुरू कर दिया था जिसने रमजान में, तो उसको सिंगल डिजिट में ले आई। तो ये सारी चीजें जो है ये एक पॉलिसी के तहत हुई। अब अगर कोई ये कहे कि जी 2021 की जो मुआशी सरगर्मियां थी वो 2020 से बेहतर नहीं थी, तो मेरा ख्याल है कि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वाकईतन बहुत बेहतर थी। और बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब अगस्त में रिवाइज नंबर्स आएंगे तो ये शायद 3.94% से भी ऊपर जा चुके होंगे, क्योंकि मई और जून में जो नंबर्स आएंगे जो कि 2020 में नहीं थे, वो उस वक्त लॉकडाउन था, तो जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो नंबर होंगे जब वो इसमें ऐड होंगे तो इंशाल्लाह ये 4% से ऊपर जाके फाइनल फिगर जो है ये रुकेगा। और इसमें जो रिकवरी है वो अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है।
ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि पंजाब में रिकॉर्ड 20 मिलियन टन से ज़्यादा गंदम जो है उसकी फसल हमें हासिल हुई। 26 मिलियन टन का हदफ था गंदम का पाकिस्तान के लिए, 27.3 मिलियन टन जो है वो हासिल हुई, सवाए कपास के, जिसमें कि मौसमी तगय्युर की वजह से काफ़ी धचका लगा एग्रीकल्चर को, लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम फसलें जो हैं वो बहुत बेहतर हुई। और उसमें यकीनन कुछ रोल जो है वो फेवरेबल जो क्लाइमेट है उसका था, लेकिन उसमें काफ़ी रोल जो है वो एग्रीकल्चर जो फ्रेंडली पॉलिसीज हैं उनका भी था। और पहली जैसा कि आज मर्तबा प्राइम मिनिस्टर ने किसानों अपनी को स्पीच टाइम में पे बताया बर कि वक्त अदायगी की जब गई है। डीएपी और यूरिया जो है अगर आप उसकी कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में देखें कि वहाँ पे उनकी कीमतें क्या थी और पाकिस्तान में जो उनका उस इजाफा है, तो वो तनासब जो था वो बहुत कम था। पाकिस्तान में हमने कीमतें जो है फर्टिलाइजर की वो बहुत कंट्रोल में रखी। इसी तरीके से सर्विसेज सेक्टर को अगर आप देखिए, पिछले साल वो नेगेटिव में चला गई थी पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा, अब वहां पे भी आपको ग्रोथ मिलती है। और सबसे बड़ी चीज जो है कि ये ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर आपको लग रही है, यानी सिर्फ यही नहीं कि कारों की सेल में इजाफा हुआ, ट्रैक्टर्स की सेल में भी इजाफा हुआ, मोटरसाइकिल की सेल में भी इजाफा हुआ, 3 व्हीलर जो रिक्शा है उनकी सेल में भी इजाफा हुआ। तो ये मानना पड़ेगा कि जो मुआशी सरगर्मियां थी वो साल 2021 में वो बेहतर की तरफ रही। और अहमद जवाद साहब ने भी कुछ मैक्रो जो इशारे हैं उनकी तरफ इशारा किया। तो अगर आप इन सारे के कॉन्टेक्स्ट में देखो, फाइनली अगर मैं ऐड करूं कि जो 15 मिलियन घरानों को 12,000 रुपया जो था यकमुश्त अदा किया गया था, तो उसमें भी लोगों की कुव्वत खरीद जो थी वो बड़ी, वो पैसा सर्कुलेट किया मार्केट में, तो उससे भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हुई। तो ये सारी चीज़ों के तनाजर में ये 3.94 बहुत रियलिस्टिक फिगर है, बल्कि शायद उससे ज़्यादा बेहतर इससे ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है जी। मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर एफबीआर के हवाले से मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगी कि ये पाकिस्तान का कितना बड़ा इशू है। आपका तो वसी तजर्बा है इस फील्ड में, हमें ये बताइएगा कि टैक्स कलेक्शन की जब बात होती है तो हमेशा वहाँ पर बड़ा हमें लॉस भी होता है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि अब तो हम सारा जो सिस्टम है कंप्यूटराइज कर रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ऑटोमेशन पर हो। और इसके अलावा उन्होंने जो फिगर बताया 4,143 अरब रुपये, और उनका शायद इसमें भी इजाफा हो जाएगा। सर ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारी? देखें, बात ये है कि अब ये जो बात है ना ओवरऑल इकोनॉमी के हवाले से, वो तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए एज ए कंट्री। और उसमें अब जो एफर्ट चल रही है और उसका कुछ रिजल्ट भी आपको जैसे बताया गया जो कि आ रहा है पॉजिटिवली। अब जहाँ तक ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात है, जो एफबीआर की बात है, देखें अब हमारा जो एक बहुत बड़ा चैलेंज है फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट हर साल आपका मोर देन 3 ट्रिलियन जो है वो इजाफा आता है, लोन हमें मजीद लेना पड़ता है, और जो सिर्फ आपके जो इंटरेस्ट चार्जेस आते हैं ना वो होते हैं मोर देन 3 ट्रिलियन रुपीज अ ईयर। अब जबकि आपका रेवेन्यू अगर आप 4.1 ट्रिलियन और समथिंग कलेक्ट कर रहे हो, उसमें से 3 ट्रिलियन प्लस जो है वो आपको स्ट्रेट अवे देना पड़ता है फॉर योर डेट सर्विसिंग एंड ओनली द इंटरेस्ट चार्जेस, नॉट द लोन रीपेमेंट। तो ये एक बहुत बड़ी आपके लिए चैलेंज की बात है। और उसके लिए अब जो इजाफे वाली बात है ना रेवेन्यू की साइड में, उसमें अभी भी हमारा, मैं कहता हूँ कि जो हमारा पोटेंशियल है ना, जो एक्चुअल अभी तक रिजल्ट आ पा रहा है उसमें अभी बहुत ही कमी है, मैं कहता हूँ। इसलिए कि आपका अभी टैक्स जीडीपी रेशियो इज अराउंड 10%। अब ये जो बात है इसमें क्या है कि आपका जो है ना टैक्स पेयर बेस, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू योर पोटेंशियल। अब उसके लिए आपको करना क्या है, दैट्स द क्वेश्चन जी। और उसके लिए मेरे जो हिसाब से हमें हर हालत में करना होगा, दैट इज सिस्टमेटाइजेशन थ्रू ऑटोमेशन। अब आपका CNIC नंबर जो है ना, दैट इज योर सोल आइडेंटिफायर। इसकी बेसिस पे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जितने भी थर्ड पार्टी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के सोर्सेज हैं वहां से इंफॉर्मेशन लेनी होती है, और फिर जबकि आपके पास वो सारी चीज आ जाती है तो देन व्हेन यू आर गोइंग टू कन्फ्रंट दैट पर्सन
तो ही कैन नॉट डिनाई दैट विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो वो आपके टैक्स पेयर बेस में सब्सटेंशियल इजाफा जो है वो आना चाहिए। ठीक है। और उसकी फिर वजह से जो रेवेन्यू का पोटेंशियल है उसमें भी सब्सटेंशियल इजाफा आ सकता है। और आपके रेवेन्यू में जब इजाफा आता है तो फिर वो जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको आप मोस्टली रिड्यूस कर सकोगे, मैनेज कर सकोगे, और अपने डेट जो है उसमें आप फ्यूचर में जो है इजाफा जिस तरह चल रहा है उसको रोक सकोगे, और इस तरह से फिर आपकी ओवरऑल इकोनॉमी की जो पोजीशन है ना उसमें बेहतरी भी आनी चाहिए। तो अभी ये चीज जो है अभी इसके लिए गोइंग फॉरवर्ड इट स्टिल रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और इसमें अभी टाइम भी लगना है। ओवरनाइट वाली बात नहीं होगी, इट विल टेक टाइम, और इंशाल्लाह आई एम होपफुल ये रिजल्ट भी आने चाहिए। ठीक है। अहमद जवाद साहब, एक बड़ा अहम इशू आज भी ज़ेर बहस रहा इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से, कि ये एक बरसा बर से चलता आ रहा इशू है। आज भी इस पर बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। 49 तरमीम जो हैं वो इस वक्त की जा रही हैं, लेकिन अब क्या अपोजिशन जब साथ नहीं देगी तो क्या इस बिल को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकेगा? क्या इलेक्शन रिफॉर्म्स हो पाएंगी जब एक तरफ से इतने एतराज़ात हों? ईवीएम्स के हवाले से ख़ास तौर पर जो है वो कुछ सुनने को ही अपोजिशन तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारा, क्यों इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा कि ये एक ही मरतबा मसला हल हो जाएगा, हर मरतबा धांधली का जो चक्कर होता है वो ख़त्म हो जाएगा। नाहिद, हमारी जितनी भी सियासी तारीख है अगर आप उसका जायज़ा लें तो आप रियलाइज़ करेंगे कि हमारे यहाँ जब भी कभी सियासी अदम इस्तेहकाम आया है, जब भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस मुल्क में हुई है, उसकी बुनियादी वजह इलेक्शंस का फेयर ना होना। हर इलेक्शंस के बाद जो है वो जो हारने वाली पार्टी है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती, और जो जीतने वाली है वो उस पर इंसिस्ट करती है। और उसकी वजह ये होती है, ये नहीं कि वो इलेक्शंस ठीक हुए होते हैं, वो इलेक्शंस में ज़रूर कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से जो भी कोई अपोजिशन माजी में रही है वो उसके ऊपर एतराज़ात करती रही है। अब देखें, अब पीटीआई इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रही है और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात कर रही है। अब अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी सिर्फ इस वजह से कि चूंकि ये इस्लाहात की तजवीज़ पीटीआई की तरफ से आई है तो इसलिए हमने नहीं करनी, और चूंकि हम इस इलेक्शन को नहीं मानते तो इसलिए हमने नहीं इसको एक्सेप्ट करना, तो ये सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा? यानी कल अगर कोई और हुकूमत आती है तो क्या फिर पीटीआई को भी यही रिस्पॉन्ड करना होगा कि चूंकि ये इलेक्शन इस्लाहात आपकी तरफ से आई हैं तो हमने ये सिलसिला कहीं पे तो रोकना है ना। और पीटीआई उन इलेक्शन इस्लाहात की बात कर रही है जिनका इतलाक 2023 के इलेक्शंस में होगा। यानी आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कि जिसमें अगर आपको 2018 के हवाले से इलेक्शन पे जो एतराज़ात थे अगर वो दूर हो जाएं तो ये तो आपके भी बेनिफिट में है, वरना आप फिर 2023 के बाद भी फिर यही रट लगाएंगे जी कि ये इलेक्शन जो है वो फेयर नहीं हुए, ये सिलेक्टेड हैं, तो ये तो सिलसिला भी कभी खत्म नहीं होगा। यानी आप जब हुकूमत में आएंगे तब आप रिफॉर्म्स करेंगे, अगर आप अपोजिशन में हैं तो आप रिफॉर्म्स नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मिल बैठें और इस मसले का कोई हल निकाल लिया जाए। पहली दफा हुकूमत में आई है और पहली दफा ही उसने ये ऑफर कर दी है, और अगर आप समझते हैं कि पीटीआई की तजावीज़ में कोई कमी है तो आप उसमें इजाफा भी कर सकते हैं। ये तो तब है ना कि जब आप पार्लियामेंट में इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से इकट्ठे बैठेंगे तो तब एक अच्छा उसका जो है प्रपोजल बन सकेगा। ठीक है। अच्छा सुलहरी साहब, सर वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा कि जिस तरह से उन्होंने हेल्थ सिस्टम के हवाले से बात की, जो हेल्थ कार्ड्स इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं केपीके में तो मुकम्मल तौर पर आई जाए। उन्होंने प्राइवेट सेक्टर की बात की कि हम प्राइवेट सेक्टर को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं, औकाफ की जो ज़मीनें हैं उनको अगर हम सस्ते दामों बेचें तो उसमें बेहतरी आ सकती है। जहलम से भी एक कॉल थी जिसमें अल-कादिर यूनिवर्सिटी के हवाले से बात की, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमने उसमें भी प्राइवेटली किसी शख्स को उस पर इन्वॉल्व किया है और वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, यानी लोगों को हम इस तरफ लेकर आ रहे हैं। तो सर ये प्राइवेट सेक्टर का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम की बात करें, अपने हेल्थ सिस्टम की बात करें, यहाँ पर जो है इनको एक्टिव किया जा सकता है और हमें फ़ायदा हो सकता है। देखिए, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप
के तहत हो रहा होगा, और ये प्राइवेट सेक्टर को जब एंगेज करेंगे तो स्ट्रांगली रेगुलेट इसको करना पड़ेगा। हेल्थ कार्ड को देखिए, हेल्थ कार्ड क्या है? हेल्थ कार्ड जो है उसमें पेशेंट को पेमेंट नहीं करना पड़ेगी, वो जाके जो लैब टेस्ट है वो करवा ले, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखवा ले, अपनी ट्रीटमेंट ले ले, और जो भी उसकी लिमिट है उसके मुताबिक वो अपनी ट्रीटमेंट करवाए। अब कार्ड्स तो हुकूमत दे देगी, उसमें डायरेक्टली पैसे भी पहुंच जाएंगे, लेकिन क्या हमारे पास पेरीफ्री में सबर्ब्स में ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है या नहीं? और हमें मालूम है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके से मौजूद नहीं है, तो वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को तो एंगेज करना पड़ेगा। जो जरूरत इस समर की होगी वो ये है कि फिर उसको साथ में रेगुलेट किया जाए, क्योंकि हमें मालूम है कि इस्लामाबाद जैसे शहर में जो यहाँ के एक तो बड़े पॉश हॉस्पिटल्स हैं, वो भी अननेसेसरी टेस्ट लिख देते हैं जो ही उनको पता चलता है कि पेशेंट पैनल पेशेंट है, तो वो तकरीबन हर तरह के टेस्ट लिख देते हैं, क्योंकि उनको होता है कि मैक्सिमम उससे प्रॉफिट कमा लिया जाए। तो ये एक चैलेंज होगा, लेकिन जाहिर है कि हुकूमत जब अपने हेल्थ कार्ड सिस्टम शुरू कर रही है और उसको वो प्राइवेट सेक्टर के साथ अनेबल करेगी, तो वहाँ पे आई होप के स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो भी मौजूद होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ अपने नाज़रीन को कि केपीके में जो हेल्थ सिस्टम इस वक्त मुकम्मल तौर पर राइज है। आज बताया गया कि 10 अरब रुपए की जो फैसिलिटी है, इतना यानी इसको यूटिलाइज़ कर चुके हैं केपीके के लोग, जो उन्होंने इस्तेमाल किया है। और पंजाब में साहिवाल और डीजी खान में इसका जो है इजरा किया जा चुका है, और 7,30,000 रुपये का जो है इनिशियली आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, और 3 लाख मजीद बताया गया कि इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं। मैं अब्दुल्ला यूसुफ साहब की तरफ जाऊँगी। सर, जिन चीज़ों की तरफ आप इशारा कर रहे थे कैसा होना चाहिए, मुझे ज़रा थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी ड्रॉ कर दें कि अब अगर वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये सारा सिस्टम हम कंप्यूटराइज करेंगे, पहले जानबूझकर नहीं किया गया क्योंकि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। आपको पता है छोटे छोटे लोग तो इतना उसमें मैटर नहीं करते हैं, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ होते हैं वो फिर ऐसा काम होने नहीं देते हैं। सही है, कितना बड़ा चैलेंज होगा, क्या ये हो पाएगा? और जिस तरह से मैं कह रही थी कि माजी के हवाले से भी हमें बताइएगा कि क्यों इस पर अमल, वाकई यही एक वजह थी, इस वजह से नहीं हो पाया, सीरियसनेस नहीं इसमें नजर आई। अब अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा हमें। जी अब्दुल्ला साहब, सर आपको मेरी आवाज आ रही? अच्छा, ये मेरे से पूछा आपने? जी 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 सर, मैं तो सोच रहा था कि आपने किसी और से बात की है, तो सॉरी, पॉइंट आपका क्या है? सर मैं तो टैक्स कलेक्शन के हवाले से ही बात कर रही हूँ कि वज़ीर आज़म साहब जो आज भी बात कर रहे थे कि हम इस पे रिफॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा संजीदा है इस हवाले से। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जो वो इस वक्त ऑटो उसकी बात कर रहे हैं कि सारा टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, सारा सिस्टम जो है कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा, सर ये कितना बड़ा चैलेंज है। और फिर अगर माजी की तरफ देखें, उन्होंने कहा कि जानबूझकर इस पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो क्या तब्दीली इसमें आप देखते हैं? अगर माजी की तरफ देखें, उस वक्त जो सूरत हाल थी और जो अब प्रेजेंट में एक संजीदगी हमें गवर्नमेंट की नजर आ रही है। देखिए, बात यह है कि जैसे मैंने पहले भी कहा है ना कि बेसिकली मेरा तो यही व्यू है कि यू हैव टू फोकस ऑन दिस प्रोसेस ऑफ ऑटोमेशन, ताकि वो आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा सिस्टम के थ्रू, देन यू विल बी एबल टू देखे। बिकॉज अभी हमारा प्रॉब्लम है कैश इकोनॉमी, नॉन डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी मोस्टली, इसकी वजह से फिर वो जो पोटेंशियल टैक्स पेयर होता है ना, वो आपके पास नहीं आता। सही है। तो जाहिर है फिर आपका वो जो टैक्स पेयर बेस है उसमें उस तरह से इजाफा नहीं बनता, और फिर आपका रेवेन्यू उस तरह से नहीं आ पाता। तो ये एक पॉइंट है जो कि दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड एज अ रोल मॉडल, ऑटोमेशन का प्रोसेस। तो उस पर अगर आप फोकस करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। और इसके लिए अब गवर्नमेंट की तरफ से जो अपना एफर्ट है और कहा जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो डेफिनेटली उसका रिजल्ट भी आना चाहिए इन माय व्यू। ठीक है सर, इसके साथ ये भी फरमा दीजिए, सर ये भी फरमा दीजिए, मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे थोड़ा सा माजी के हवाले से भी बात करें कि क्यों हम ऑटोमेशन की तरफ नहीं गए, क्या संजीदगी नहीं थी, चाहते नहीं थे, उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, और अब अगर हम जाते हैं, कोशिश अगर हम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा सी यानी उसकी मुझे अवामिल भी बता दें कि माजी में हमने क्यों ऐसा किया नहीं है। मैं आपको बताता हूँ मिसाल, आई हैपन टू बी देयर इन अ पीरियड जबकि वो 4 साल का पीरियड बनता है 2004 से 2008, और उस वक्त हमने यही प्रोसेस जो था
उसको इनिशिएट किया और वही रिफॉर्म्स और ऑटोमेशन का सारी चीज़ें जो थी वो लेके आगे चले और माशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आया जी। काफ़ी ज़्यादा जो था ना, मोर देन 3 टाइम्स द इंक्रीज इन द रेवेन्यू बेस जो थी उसमें आया इजाफा वगैरह। लेकिन जो हमारा मसला है वो है अनफॉर्चुनेटली वेस्टेड इंटरेस्ट। जैसे ही कोई चेंज आएगी फिर वो फौरन वही ना अपना वो मसला शुरू हो जाता है कि नहीं जी ये ऐसे नहीं करना, ये ऐसे होना चाहिए और ये नहीं हो रहा और वो नहीं हो रहा इसकी वजह से। तो वो अब ये बात जो है ना, इसको वो आगे चलाने वाली बात जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल। और उसके लिए आपको नीयत चाहिए होती है राइट एट द टॉप इन द नेशनल इंटरेस्ट टू एक्चुअली ट्राई एंड डिलीवर। और जैसे मैंने कहा कि ये दुनिया में ये चीजें जो हैं ये ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, ये कोई ऐसी नई बात नहीं है और इसको सिर्फ हमें एनफोर्स करना है, इम्प्लीमेंट कराना है और उसका फिर आपको डेफिनेटली रिजल्ट भी आएगा। और इसके ऊपर हर हालत में वी हैव टू फोकस एंड वर्क ऑन इट। ठीक है अहमद जवाद साहब, ज़रा खारिजा अमूर के फ्रंट पे भी बात कर लेते हैं। आज भी बात हुई, सवाल किया गया वज़ीर आज़म साहब से कि अगर फ़लस्तीन के हवाले से पहले तो बात हुई कि पाकिस्तान की एफ़र्ट्स जो हैं वो सारी दुनिया के सामने और पाकिस्तान बहुत अहम किरदार इस वक्त अदा कर रहा है। OIC में जो करारदाद पाकिस्तान ने पेश की वो भी मंजूर हो गई और यानी इस वक्त जो पाकिस्तान कर रहा है कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से पूरी दुनिया में इसको तस्लीम किया जा रहा है। सवाल ये किया गया कि अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तिजारत नहीं करेंगे, ताल्लुकातों से बेहतर नहीं होंगे इंडिया से, तो फिर कैसे मामलात आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म साहब तो ये फरमाते हैं कि 5 अगस्त का जो इक़दाम है अगर उसको वापस ना लिया गया तब तक हम बातचीत नहीं करेंगे। तो वज़ीर आज़म साहब ने तो आज भी कह दिया कि हम कश्मीरियों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। अगर हम तिजारत बेहतर बनाना चाहें और उस तरफ हम आगे जाएँ तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर हम कश्मीरियों ने जो इतना खून उनका बहा है, इतनी शहादतें हुई हैं, तो इसका मतलब है कि फिर हम उनके साथ गद्दारी करें। नहीं, देखें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब 2018 के इलेक्शन के बाद आए तो सबसे पहले इन्होंने कोशिश यही की थी कि इंडिया के साथ मुज़ाकरात का आगाज़ किया जाए और दोस्ताना तल्लुकात हों और उन्होंने उसका एक ग्रीन सिग्नल और उसका इशारा भी इंडिया को दिया, उनके साथ कोशिश भी की। लेकिन उसके बाद हमें जो पुलवामा के बाद जो सूरत हाल पेश आई और जिसमें फिर पाकिस्तान को भी रिएक्ट करना पड़ा तो सूरत हाल उससे ख़राब हुई और फिर 5 अगस्त का जो वाक़या कश्मीर को एनेक्स करने का जो था वो तो फिर एक एक्सट्रीम एक्शन था भारत की तरफ से। अब इस सवाल का जवाब कि इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है और एक अरब और 30 करोड़ की आबादी वाला दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है, हम उससे नेक्स्ट डोर बैठे हुए हैं, तो अगर हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। सही। लेकिन यहाँ पे फिर बात असूलों की आती है, बात नज़रिए की आती है और जो आपने कहा कि अगर पिछले 72 साल में हमने जिन कश्मीरियों ने कश्मीर की आज़ादी के लिए खून बहाया या हमारी फ़ौज ने जो जंगें लड़ी कश्मीर के लिए, वो फिर सारी इसका मतलब है कि वो तो ज़ाया गई कि आज अगर हमने यही कुछ करना था तो फिर ये पहले ही कर लेते। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि इसके ऊपर इमरान खान का स्टांस जो है वो बड़ा क्लियर है और कश्मीर की आज़ादी का सौदा नहीं होगा। इसी तरह से इसराइल के हवाले से भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है और जो अभी इसराइल ने फ़लस्तीन के साथ और फ़लस्तीनियों के साथ किया उसमें अगर आप तमाम इस्लामी ममालिक देखें तो एक टर्की और दूसरा पाकिस्तान, ये सबसे ज़्यादा आपको इंटरनेशनल कैनवस के ऊपर नज़र आए होंगे फ़लस्तीन के लिए लॉबिंग करते हुए, वहाँ पे जंगबंदी की कोशिशें करने के लिए और उसके साथ साथ इसराइल के की इस जंग को वार क्राइम्स के तौर पे एक आगाही दुनिया में पैदा की और इसके हवाले से एक रेजोल्यूशन भी यूनाइटेड नेशन में जमा कराई गई है और इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान कोशिश भी कर रही है। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी बड़ा एक अच्छा तरीके से पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इस इशू के ऊपर। तो मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर और फ़लस्तीन ये दो इशू हमारे लिए हमारे दिल के बहुत करीब हैं, पाकिस्तानी अवाम के बहुत करीब हैं और इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की
नब्स के मुताबिक, उनकी दिल की आवाज़ के मुताबिक इस इश्यूज़ पर पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर इंटरनेशनली नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और इससे पहले हमने देखा नहीं है, वज़ीर आज़म साहब ने तो खुद अपने आप को कहा था कि मैं एम्बेसडर हूँ, कश्मीर का जो है वो मुकदमा मैं खुद लड़ूंगा, और हमने देखा वो लड़ भी रहे हैं। मैं अभी चाहती हूँ लहरी साहब की तरफ चलें। सर, दो चीज़ें जो हैं मैं चाहती हूँ उस पर आप ज़रा अपनी ओपिनियन दे दें कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज भी उन्होंने कहा कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के हवाले से कि लोग पैसे देते हैं और बाद में मालूम नहीं होता कि वो लीगल हैं इलीगल हैं, लेकिन इस पर भी एक प्रॉपर एक मैकेनिज़्म जो है वो किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, एक बोर्ड बनाया जा रहा है, और वो इस सारी चीज़ों की तहकीकात करेगा कि जहाँ पर लोगों ने पैसा दे चुके और वो सोसाइटीज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं या गैर कानूनी तौर पर चल रही हैं, तो उनको भी हम कोशिश करेंगे कि उन पर कोई हाथ डाला जाए। और लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से भी जो गैर कानूनी कब्ज़ा कर लिया जाता है, पंजाब के हवाले से भी बात हुई है। खातून ने जब कॉल की तो उन्होंने कहा कि हम इन सब चीज़ों को भी रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर, ये इकोनॉमी के रास्ते में कितनी बड़ी हर्डल है। एक तो आम आवाम का नुकसान बहुत हो जाता है, और दूसरा जिस तरह से ये सारा सिस्टम चलता है, ये सारा सिलसिला बड़ा नुकसानदेह है। देखिए, अगर आप इसकी रूट कॉज देखें, ये जो प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं, तो रूट कॉज जो थी वो इसका जो फरसूदा तरीका था रिकॉर्ड कीपिंग का, वो है क्योंकि अक्सर आपको मालूम, और फिर उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। अगर आप अपनी ज़मीन के अपनी प्रॉपर्टी के कागजात भी इस वक्त रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लेने के लिए चले जाएं, तो वो भी एक लंबा चौड़ा पूरा निज़ाम है कि आपको अपनी ही जो मलकियत है वो साबित करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो उसका जो तरीका हुकूमत इस वक्त देख रही है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वो लैंड कंप्यूटराइजेशन है कि सारा का सारा रिकॉर्ड जो है वो कंप्यूटराइज कर दिया जाए। तो अगर ये सारा रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो जाता है और पूरे पाकिस्तान में हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी के बहुत से डिस्प्यूट जो है ये सिरे से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी जो चीज़ है उसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। जिस तरह से इस वक्त अगर मैं गाड़ी खरीदना चाहूँ और मैं उसकी ओनरशिप चेक कर सकता हूँ या नादरा में जाके उसके बायोमेट्रिक से चेक करवा सकता हूँ, तो तकरीबन उसी तरह का सिस्टम जो है वो प्रॉपर्टी का बन जाएगा। अभी शायद फौरी तौर पे नहीं बनेगा, लेकिन उसकी तरफ आगाज जो है वो हो चुका है। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया, अगेन उस पर बहुत अच्छा हो जाएगा जब आपके पास वेबसाइट पे आ जाएगा कि जी ये एक लिस्ट है हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो कि हुकूमत की अप्रूव्ड है, ये वो लिस्ट है जो कि ठीक है। जब प्रॉपर एक सिस्टम डिवाइस कर दिया जाएगा तो यकीनन, और उसके अलावा बाकी तमाम लिस्टें जो होंगी वो ऐसी होंगी जिसमें कि आवाम को अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। सही है, ठीक है। अब ये मसाइल भी हल हो रहे होंगे। ठीक है जी। अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि शौकत तरीन साहब ने कहा, ज़रा मुझे थोड़ा सा ये बता दीजिएगा कि जब हम टैक्स नेट में लोगों को लाने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत सारे काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि लोग खौफजदा ना हो, उनको हरासा ना किया जाए और वो आराम से टैक्स नेट में आए। इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए ताकि लोग जो है उसे घबराए नहीं। सर बिल्कुल ये बात सही है, और जो उन्होंने की है ना करेक्ट। अब हमें जो करना होता है ना, मैं तो ये कहता हूँ एक्चुअली अगेन वही बात जब स्टेटमेंट तीन हमने कहा कि मेन हमारे जो है ना स्टेक होल्डर्स है जी। एक हमारा है गवर्नमेंट जिसको हमने रेवेन्यू मोबिलाइज करके देना है, दूसरा हमारा है टैक्स पेयर जिसको हमने फैसिलिटेट करना है, और तीसरा हमने उसको खर्चों रखा था वो थे हमारे स्टाफ अपना, उनको भी हमने या हेल्प आउट करने के लिए तनख्वाहें बढ़ाई और ये वो जी जी। अब ये जो बात है ना, ये टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करने वाली बात जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और जो अब मैंने जैसे कहा है कि जब आप करोगे इस तरह का सिस्टम लाओगे ना, सही, वो बोर्ड होता है, फिर ये नहीं होता कि एक कोई आएगा और दूसरा नहीं आएगा। ठीक है, यानी इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है वो आप शामिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब, सर आपकी हम राय ले रहे थे। नाज़रीन, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर सरफराज बुगटी साहब, बलोचिस्तान अवामी पार्टी से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब। वालेकुम अस्सलाम दीदी। सर, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगी पानी की तकसीम के हवाले से, जो इस वक्त बहुत इशू पानी के हवाले से चल भी रहा है। आज सिंध से भी एक कॉल थी, वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि हमारा टेलीमेट्री सिस्टम जो है वही काम नहीं कर रहा, तो किस तरह से सूबों को पानी जो है वो सही तरह से तकसीम किया जा सकता है। हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ताकि किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो, जो छोटे किसान हैं उनको भी फ़ायदा हो। सिंध के हवाले से जो आज भी बात हुई, अब ये सिंध हुकूमत का काम है कि इन सारे मसाइल को हल करे, लेकिन हमें बार बार वहाँ पर भी पानी के इस मसले पर सियासत नज़र आ रही है।
इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपका शुक्रिया। देखिए, ये जो पानी की तकसीम का मामला है ये बड़ा ही सेंसिटिव है, बिकॉज हमारे यहाँ स्पेशली जो हमारे सिंध के दोस्त हैं वो इसको बड़ा पॉलिटिसाइज भी करते हैं और इसको पॉलिटिकली भी खेलते हैं। और 91 का जो ट्रीटी है इंडस वाटर का, उसको इस तरह का एक मुकद्दस डॉक्यूमेंट समझते हैं कि उसमें चेंज जो है उसको ऑलमोस्ट वो अनबेरेबल किस्म की चीज पिक्चर पेंट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमें हर जो दुनिया आगे बढ़ती जा रही है हमें भी नई सोच लानी चाहिए, हमें भी अपनी चीजों को रिकंसिडर करना चाहिए। ठीक है, उसमें एक बात जरूर है कि तमाम स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिया जाए और एक नेशनल रिकंसिलिएशन किया जाए इस पर। अब जहां तक करंट सिचुएशन है, देखें अब सिंध का अपना जो वजीर है नादिर मक्सी साहब, वो प्रोविंशियल असेंबली सिंध में उन्होंने एक स्पीच की है और उसमें मिसमैनेजमेंट ऑफ सिंध गवर्नमेंट जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया। मामला ये है कि बलूचिस्तान के केस में तो सिंध जो है वो हमसे न सिर्फ इंडस वाटर का जो हमारा शेयर है वो हमसे लेके जा रहे हैं। अब कट फीडर पे रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने कश्मीर के करीब एक कैनाल जो है वो खोदी है जिसका कोई कानूनी कोई अख्तियार नहीं था उनको। हम टेल में हैं पट फीडर के, तो हमें जो टेल में प्रॉब्लम फेस हो रही है बलूचिस्तान को। और फिर साथ साथ देखें हब रिवर हमारा जो है उसका हमारा सारा पानी कराची में जाता है जी। और उसके जो पेबल्स हैं वो बिलियंस ऑफ रुपीज हैं, तो बलूचिस्तान भी इसका इफेक्ट ही है। तो मेरी राय इसमें ये है कि एक तो मैनेजमेंट पे तवज्जो देनी चाहिए, बिकॉज एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी करप्शन का जरिया है ये खालों की सफाई, क्योंकि हर साल इरिगेशन डिपार्टमेंट चाहे वो सिंध के हों चाहे वो पंजाब के हों या बलूचिस्तान के हों, उनको अरबों रुपए मिलते हैं सिर्फ इनकी सफाई के लिए और डीसिल्टिंग के लिए। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि वो सारे का सारा पैसा जो है वो करप्शन की नजर हो जाता है और हमारी नहरों पे जो इंक्रोचमेंट्स हैं वो हद से बढ़ गए हैं। तो उससे जो काश्तकार है जो बेचारा गरीब है वो इफेक्ट करता है, बिकॉज हमारे यहाँ ये सरदारी सिस्टम, वडेराई सिस्टम, जागीरदाराना सिस्टम ये बड़ी वक्त के साथ साथ बड़ी स्ट्रेंथ लेता जा रहा है, बिकॉज वो स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहा है स्टेट से, वो स्ट्रेंथ ड्राइव कर रहा है गवर्नमेंट से। बिकॉज ज्यादातर लोग जितने भी हैं सरमाएदार वो सब के सब बड़े बड़े जमींदार वो हुकूमत का हिस्सा होते हैं या पार्लियामेंट्स का हिस्सा होते हैं। उससे वो जो गरीब काश्तकार है उस बेचारे ने एंड में तबाही फेस करनी है, क्योंकि वो तो किसी न किसी सूरत में अपना सारा बंदोबस्त कर लेते हैं और अपने लिए पानी का बंदोबस्त कर लेते हैं। सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें ये सारी चीजों को रीथिंक करना चाहिए और रिविजिट करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक और बहुत अहम चीज़ है मैं जिस पर आपकी राय लेना चाह रही हूँ कि एक तरफ तो हमें इस वक्त इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत बेहतर नज़र आ रही है और ये हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि आने वाले बजट में आम आदमी के लिए रिलीफ होगा, हुकूमत फराहम करेगी। आम आदमी जो इस वक्त महंगाई बेरोज़गारी का शिकार है, जो बहुत सारे उसके मसाइल हैं वो आइंदा बजट में हल होंगे। लेकिन अपोजिशन जो है वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रही है और इससे पहले भी हमने देखा PDM की सूरत में कोशिश की गई कि आवाम को बाहर निकाला जाए और स्ट्राइक्स की जाएँ या फिर कोई ऐसी रैलियां हो, लोगों को बाहर निकालें और हुकूमत के खिलाफ इकदाम किए जाएं। तो ये सारी चीज़ें किस तरह से होंगी? PDM के गुब्बारे से हवा तो निकल गई, वो तो सबने देख लिया कि इस वक्त जो सारी सूरत हाल है। अब बजट वाला जो मामला होगा क्या ये सीरियस होगा? इस पे अपोजिशन कोई टफ टाइम देने जा रही है, कैसे मंजूर कराया जाएगा? देखिए, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि ये माफियाज हैं और ये चोर हैं, और जब ये चोरी की बात आती है तो जब पहली दफा मुल्क देखें मुल्क की जो हालत थी स्पेशली इकोनॉमी की वो बहुत खस्ता हालत में मौजूदा हुकूमत को मिली, और मैं इसको बहुत बड़ा क्रेडिट समझता हूं कि आज जो GDP फोरकास्टेड है वो 4.6% है, जबकि वही GDP जो है वो हम कॉन्फिडेंट हैं, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं कि वो फिस्कल ईयर 21 में वो 6 या 7% ग्रोथ पे चली जाएगी जी। अब उसकी जो ग्रोथ है या तो वो फॉरेन इंपोर्ट से भी की जा सकती है, जो एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी को स्टेबल रखा होता है जैसे साग डार साहब ने। तो मैं समझता हूं कि आज वो चीज नहीं है, और ये कौम की बड़ी खुशकिस्मती है कि वज़ीर-ए-आज़म और उनकी टीम ने आज कौम को जो फिस्कल हमारा वो है इसको बहुत बेहतर किया है, और जो डेप्थ है हमारा वो आज तकरीबन बराबर हो गया है, और मैं इसको बड़ा बेहतर समझता हूँ। हमारे एक्सपोर्ट्स जो है 7% उसमें इंक्रीज है। इसी तरह जो खासतौर पे रोशन डिजिटल अकाउंट है वो $1 बिलियन तक पहुंच चुका है, और दुनिया उसको बड़ा
ये जो एहसास प्रोग्राम है इसको दुनिया की तरफ से एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। आज बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, BBC, CNN एहसास प्रोग्राम को करप्शन फ्री और दुनिया का तीसरा बड़ा प्रोग्राम करार दे रहे हैं। तो दीज आर द सक्सेसेस और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये बजट भी खैर खैरियत से गुजरेगा। जबकि आप देखें ना कि और सबसे बड़ी अचीवमेंट कि जुलाई मई में इस साल फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 4000 बिलियन जो हैं वो FPR ने कलेक्ट किए हैं। जी बिल्कुल ना कि ये वो सिस्टम्स हैं जहां तब्दीली की बात की जाती थी, वो ये तब्दीली है जो आज पाकिस्तान देख रहा है। अब किसको हजम नहीं हो रही है वो अपना फैसला खुद कर ले। देखिए PDM की जो क्रिएशन है वो फॉल्स ग्राउंड्स पे है, वो नेचुरल अलायंस नहीं है। तो उसका तो हमने सबने देख लिया है। अब तो PDM तो दूर की बात है कि विद इन PMLN जो हमें डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं मैं शहबाज शरीफ ग्रुप में और मरियम नवाज साहिबा के ग्रुप में, इसी तरह ये चीजें बहुत ज्यादा आपको आने वाले दिनों में और एक्सपोज होती नजर आएंगी। और मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो फंस गए हैं इनके दरमियान। उनको वो अपने आप को नजर आ रहा है कि वो इनसे पीछे हटते जा रहे हैं और अपने आप के लिए कोई सेफ एग्जिट ढूंढ रहे हैं। अच्छा, दिस इज हाउ थिंग्स आर इम्प्रूविंग इन पाकिस्तान। और मुझे तो नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये जो बजट आ रहा है ये और फिर हैरानकुन बात है इस अपोजिशन को देखें, दे आर अपोजिंग फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, मतलब नथिंग एल्स। आज खड़े होकर कह रहे हैं कि ये बजट नाकाम है, मजदूर कुश है, गरीब कुश। और भाई अभी तक बजट डॉक्यूमेंट नहीं आया है, अभी तक बजट आया नहीं है, तो तुम्हें पहले कैसे पता चल गया कि ये मजदूर कुश है? ठीक है सरफराज बुगटी साहब, एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को और देखें उनका मकसद क्या है कि आम आवाम को जो परसेप्शन उन्होंने बनानी है, ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के जरिए वो परसेप्शन आम आदमी तक ये पहुंचाना चाह रहे हैं कि महंगाई है। अब ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं कि आज जो फ्यूल प्राइसेस हैं रीजन में सबसे कम वो पाकिस्तान में है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये इनको हजम नहीं हो रही। सही। और कोरोना के दौरान सारी जो पॉलिसीज हैं वो तो बहुत अहम है, पूरी दुनिया इसको तस्लीम कर रही है। सर एक और पॉइंट है, हमने इसे पहले भी डिस्कस किया था, जवाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स के हवाले से कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है साल से, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट संजीदगी से इस पर काम करती नहीं है। हमेशा बात होती है लेकिन काम कोई नहीं करता। अब अगर वज़ीर आज़म साहब चाह रहे हैं, PTI की हुकूमत चाह रही है कि इस पर संजीदगी से बैठ कर बात की जाए और इस पर काम किया जाए ताकि हमेशा के लिए ये मसला हल हो जाए, तो उस पर भी तैयार नहीं है। ये कितना बड़ा चैलेंज है, इस मसले को कैसे हल किया जाएगा? देखिए बात इतनी है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हमेशा से मैं हैरान होता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इनको दावत दे रहे हैं जी कि आप जिस बात पे PDM की क्रिएशन हुई है वो इसी बात पे ये इलेक्शन रिग्ड थे, जो कि गलत है, जो कि बेसलेस एलिगेशन है। लेकिन आज अगर उसी को एड्रेस करना हुकूमत चाहती है कि आप आए हमारे साथ बैठे इलेक्शन रिफॉर्म्स करें, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाना चाह रहे हैं और कोई इतना बड़ा पाकिस्तान के उसमें वो नहीं आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन आ जाएंगी तो व्हाट एल्स, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये तो अपोजिशन की डिमांड थी और गवर्नमेंट आज उसमें आगे बढ़ रही है। ये ऐसे ही है कि ये नैब के बारे में आज बात करते हैं, जब ये दोनों हुकूमतों में थे तो जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो नून लीग कहा करती थी कि जी नैब में रिफॉर्म्स, पीपल्स पार्टी कहती थी नैब में रिफॉर्म्स लाए, नून नहीं मानती थी। फिर जब नून लीग हुकूमत में आई उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स लेकर आए तो PPP नहीं मानती थी। तो मैं हैरान हूं कि ये इतना बड़ा इनिशिएटिव है पाकिस्तान का फॉर वंस फॉर ऑल, ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा कि रिग्ड इलेक्शन से जी मैनेज्ड इलेक्शन से। तो आए आज उसके साथ बैठे हैं हुकूमत के साथ और हुकूमत बड़े खुले दिल के साथ आपको ऑफर कर रही है कि हम इलेक्शन रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हमारे साथ बैठ जाएं, उसके लिए भी ये लोग तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सेनेटर सरफराज बुगटी साहब। और ये बड़ा अहम इशू था, इस पर भी अगर अपोजिशन नहीं बैठती है तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है कि पता नहीं क्या आगे किस तरह से मामलात बढ़ेंगे। बहरहाल इस सारी डिस्कशन में आज जो हम कर रहे थे, मुख्तलिफ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से भी ख़ास तौर पर, और जो चीज़ें इस वक्त गवर्नमेंट चाह रही है आम आवाम के फ़ायदे के लिए, उनके बहबूद के लिए, कि आम आवाम को उससे फ़ायदा हो और महंगाई बेरोज़गारी से जान छूटे, जो इस वक्त इकदाम किए जा रहे हैं, हमने कोशिश किया कि उनको डिस्कस करें। अहमद जवाद साहब, डॉक्टर अब्दुल आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद रहे, मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ और सेनेटर सरफराज बुगटी साहब मौजूद रहे। इस सारी डिस्कशन में आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।